आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज यहाँ पर आप सभी लोगों को विचारण और त्वरित विचारण के जो उसमें मामले आते हैं उनके संबंध में जानकारी इकट्ठा देने के लिए उपस्थित हैं। अगर हम लोग इस वर्ष के 1 जनवरी से 31 मई 2025 तक की बात करें तो राज्य में 38,071 कांडों में 52,314 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सजा दिया गया। इस सजा में शस्त्र अधिनियम के 132 कांडों में 172 अभियुक्तों को सजा मिली है। हत्या के 207 कांडों में 508 अभियुक्तों को सजा दी गई है। डकैती के 7 कांडों में 22 अभियुक्तों को सजा मिली है। अपहरण के 23 कांडों में 28 अभियुक्तों को सजा मिली है। बलात्कार के 81 कांडों में 92 अभियुक्तों को सजा मिली है। दहेज निवारण और दहेज हत्या से संबंधित 39 कांडों में 60 अभियुक्तों को सजा मिली है। और इसके अलावा जो अन्य विभिन्न श्रेणी के केसेज हैं उनमें 37,582 कांडों में 51,432 अभियुक्तों को सजा दिया गया। अगर हम इसमें जो सजा दी गई है उसका वर्गीकरण करें कि किन किन लोगों को किस प्रकार की सजा दी गई है तो नॉर्मली हम लोग जो अपने स्तर से बात करते हैं उसमें फांसी की सज़ा, आजीवन कारावास, 10 वर्षों की सज़ा या 2 वर्षों से अधिक की सज़ा या उससे फिर कम अवधि के जो सज़ा होते हैं उनके आधार पर वर्गीकरण हमारे यहाँ किया जाता है। तो इस वर्ष में अब तक 3 अभियुक्तों को 2 मामलों में फांसी की सज़ा दी गई है, जिसमें से एक कटिहार जिले के प्राणपुर थाना का मामला था, जिस हत्या का मामला ये था और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को 15 अप्रैल 2025 को सजा दिया गया। एक दूसरा मामला जयनगर का है जो मधुबनी जिले का है। इसमें हत्या पॉक्सो एक्ट और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के मामले में 2 अभियुक्तों को 29 मई 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा सजा दिया गया। इसके अलावा 489 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। 246 अभियुक्तों को 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि की सजा दिया गया है। 585 अभियुक्तों को 2 वर्ष से 2 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम की सजा दी गई है। 1093 अभियुक्तों को 2 वर्ष तक की सजा है और 49,898 अभियुक्तों को जुर्माना या उनको बंधपत्र भरने की सजा दी गई। इसी अवधि में हम लोगों ने विभिन्न माननीय न्यायालयों में 17,207 पुलिस कर्मियों को साक्षी के रूप में विचारण के लिए उपस्थापित किया है। 3,318 चिकित्सकों को विभिन्न मामलों में साक्ष्य देने के लिए उपस्थापित किया गया है। 49,515 अन्य साक्षियों को गवाही के लिए माननीय न्यायालय में उपस्थापित किया गया है। मामले को गंभीरता देने के लिए जब से DG साहब ने योगदान दिया है उसी समय से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें एक प्रयास यह भी था कि हर जिले के त्वरित विचारण शाखा को सुदृढ़ किया जाए। जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पर त्वरित विचारण शाखा के प्रभारी के रूप में पुलिस उपाधीक्षक को रखा गया है। जहाँ पर पुलिस उपाधीक्षकों की संख्या उतनी पर्याप्त नहीं है तो वहाँ पर इंस्पेक्टर को रखा गया है और कुछ जिलों में इसमें सब इंस्पेक्टर भी
प्रभारी के रूप में लगाए गए हैं। आवश्यकता के अनुसार जिलों में इन शाखाओं में अन्य पदाधिकारियों और कर्मियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें किसी जगह पर आना जाना है या कोई और कार्य है तो उसके निष्पादन के लिए कहीं कहीं पर 4 पहिया वाहन की सुविधा दी गई है और बाकी जगहों पर मोटरसाइकिल की सुविधा दी गई है। संचार का माध्यम संपर्क करने के लिए इंटरनेट की व्यवस्था और मोबाइल की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा हर सप्ताह में एक पुलिस महानिदेशक के स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें महीने में कम से कम 2 बार इस विषय पर वार्ता होती है, निर्देश दिए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं। हम लोगों ने कांडों को चयनित करने के लिए भी मार्च महीने में एक निर्देश निकाला था और उसमें राज्य के जो विभिन्न पुलिस जिले हैं उनकी क्षेत्रफल, उनके यहाँ की जनसंख्या, उनके यहाँ जिस तरह से केसेस की संख्या रिपोर्ट होती है, इन सबको देखते हुए 4 श्रेणियों में बांटा गया था और जो सबसे बड़ा श्रेणी का वो पटना जिला अकेले है। उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे अपने ज़िले के 40 कांडों का चयन करें। फिर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया जी, ये 4 ज़िले हैं। इन लोगों को 30-30 कांड चयनित करने का निर्देश दिया गया था। 8 ज़िले जो सबसे छोटे हम लोगों के पुलिस के हैं, उन्हें 10-10 कांडों को चयनित करने के लिए निर्देश दिया गया था और शेष जो 31 ज़िले बचे उन्हें 20-20 कांडों को चयनित करने का निर्देश दिया गया था कि वे चयनित करें जिनका विचारण कराया जाए। इसमें जो हम लोगों ने फोकस में रखा था वो संपत्ति मूलक अपराध जो डकैती के हैं, लूट के हैं या फिरौती है तो अपहरण के मामले हैं। एक फोकस हमारा ये था। दूसरा फोकस हमारा महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और सामाजिक स्तर पर जिन्हें उपेक्षित माना जाता है, ऐसे वर्ग के साथ जो घटनाएं महत्वपूर्ण घटित होती हैं, वैसे कांडों को रखा गया था। तीसरा हमारा श्रेणी आर्म्स एक्ट के केस थे। चौथा हम लोगों का मद्य निषेध के संदर्भ में था, मद्य निषेध के जो महत्वपूर्ण कांड हैं। पांचवा हम लोगों का पुलिस पर जो हमला होता है उनको लिया गया था और एक अन्य मामला जो हत्या के ऐसे मामले जिनमें गोली मारकर हत्या की जा रही है या जो इसके कारण से हत्याएं हो रही हैं। तो ये 6 विभिन्न प्रकार के स्पष्ट हैं जिनके श्रेणी में हम लोगों ने कांडों को दिया था। इसके अलावा एक और 7वां भी बिंदु है जिसमें कोई वर्गीकरण इस तरह से तो नहीं है, लेकिन वो किसी भी कारण से अगर महत्वपूर्ण हो जाए और संवेदनशील मामला हो जाए तो उसे भी चयनित करने का निर्देश दिया गया था। इसके आलोक में हम लोगों को जो सभी था वो 860 कांडों को चयनित किया जाना था, जिसमें से सभी जिलों ने 849 कांडों का चयन किया हुआ है और उन कांडों को संबंधित जिला के एसएसपी या पुलिस अधीक्षक ने जिला सत्र न्यायाधीश को पत्र लिख करके भेजा है और उन्हें अनुरोध किया है कि इनका विचारण जल्दी कराया जाए, त्वरित विचारण कराया जाए और इस पर कार्यवाही चल रही है। त्वरित विचारण प्रारंभ हो रहा है या कई मामलों में प्रारंभ हो चुका है। ये सतत प्रक्रिया है, नियमित है, जिसमें जिस कांडों में विचारण समाप्त हो जाएगा उनके बदले में फिर दूसरे कांडों को भी लिया जाएगा। इसी तरह से जो माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में सजा दिया जाता है, उनके सजा के आधार के विरुद्ध अभियुक्तों के स्तर से अपील दायर किया जाता है। तो उस अपील के वादों का भी शीघ्र निष्पादन करने के लिए सभी जिला के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है। 1766 मामले ऐसे हैं और उनके स्तर से इनका मॉनिटरिंग किया जा रहा है।
त्वरित विचारण में और प्रयास करने के लिए और हम लोगों की व्यवस्था को और मजबूत बनाए रखने के लिए एक आदेश पीछे में निर्गत किया गया था, जिसमें कोर्ट नायब और थाना नायब और उससे संबंधित बातें की गई थी। तो उसके संदर्भ में डिटेल जानकारी के लिए मैं अपने आईजी को अनुरोध करूंगा, वो आप लोगों को बताएं। कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में अभी आप सब लोग को बताया गया। ये वो कांड है जिसको प्राथमिकता के आधार पर त्वरित विचारण कराया जा रहा है, लेकिन अगर हम पूरे बिहार राज्य में विचारण के लिए लंबित कांडों की संख्या को देखें तो वो संख्या बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी संख्या को डेली रूटीन में या दैनिक आधार पर मॉनिटर करने में कठिनाई भी होती है, लेकिन उनका विचारण भी तेजी से हो उसके लिए कई प्रयास किए गए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो समीक्षा के बाद जो कारण आया वो ये था कि कांडों की संख्या बहुत ज़्यादा है। न्यायालयों में जब तक साक्षी उपस्थित नहीं होंगे विचारण की गति में तीव्रता नहीं आएगी। साक्षी के उपस्थित नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो कारण रहता था वो ये था कि जो कोर्ट ने आदेशिकाएं निर्गत की हैं, सम्मन है, वारंट हैं, अटैचमेंट्स हैं, उसका समय पर निष्पादन कराना वो एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव लेकर के पुलिस महानिदेशक द्वारा इस पर इनिशिएटिव लिया गया और फरवरी 2025 में ही उनके द्वारा एक पुलिस आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें कोर्ट नायब की व्यवस्था लागू करने पर बल दिया गया है। ये बिहार पुलिस के लिए एक नया कंसेप्ट है। इसके पहले सीबीआई और दिल्ली पुलिस में ये कंसेप्ट पर काम होता रहा है, तो उनके सिस्टम को स्टडी करने के बाद अब प्रयास ये है कि बिहार पुलिस में भी सीबीआई और दिल्ली पुलिस की तर्ज पर कोर्ट नायब की व्यवस्था लागू की जाए। इसमें 3 प्रकार के पद, ये सृजन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन प्रतिनियुक्ति के लिए 3 प्रकार के पदों का नाम दिया गया है। उसमें सबसे पहले है कोर्ट प्रभारी या कोर्ट ऑफिसर जिसको कहा जाएगा। ये एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर होंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट हैं, एडिशनल सेशन कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। फिर इसी तरह से एक अलग से एक कोर्ट ऑफिसर रहेंगे जो मजिस्ट्रियल कोर्ट्स में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। इसी तरह सब डिविजनल लेवल पर भी जो कोर्ट्स हैं उनके लिए एक अलग ऑफिसर रहेंगे, इनको कोर्ट ऑफिसर का नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोर्ट नायब की व्यवस्था लाई गई है। हर कोर्ट में कम से कम एक सिपाही अथवा उससे वरीय स्तर का पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया जाएगा, जिसका कार्य ये होगा कि जो दैनिक रूप से कोर्ट से आदेशिकाएं निर्गत हो रही हैं, सम्मन, वारंट्स, अटैचमेंट्स, उन सबको वहां से प्राप्त करना और उसके बाद संबंधित थाना को भेजना। थाना पर एक अलग कोर्ट नायब की व्यवस्था है। जो न्यायालय में कोर्ट नायब रहेगा उसको कोर्ट नायब न्यायालय का नाम दिया गया है। जो थाना में कोर्ट नायब रहेगा उसको कोर्ट नायब पुलिस थाना की संज्ञा दी गई है। तो जो कोर्ट नायब न्यायालय में है वहां से आदेशिकाएं प्राप्त करेगा, उसकी एंट्री करेगा रजिस्टर में। उसके बाद वो जो थाना से संबंधित जो कोर्ट नायब हैं वो प्रतिदिन न्यायालय में जाएंगे, वहां से सभी न्यायालय के कोर्ट नायब से संपर्क करेंगे और उन कोर्ट से जो आदेशिकाएं निर्गत हैं उनको प्राप्त करेंगे, थाना में ले जाकर के फिर से एंट्री करेंगे। तो 2 जगह पर एंट्री हो रही है, क्रॉस चेकिंग रहेगा, डाटाबेस मेंटेन होगा, मिसिंग होने का स्कोप कम होगा। इसके अतिरिक्त कई बार पहले ये भी होता था कि कुछ आईओ जो हैं, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अनुसंधानकर्ता जो हैं, वो सीधा कोर्ट में अपने अपने केस के लिए रिक्वेस्ट करके, प्रेयर करके और वारंट या कुर्की इत्यादि प्राप्त कर लेते थे। उसका लेखा जोखा कहीं पर नहीं रहता था। अभी इस प्रक्रिया के आने के बाद कोर्ट से कोई भी प्रोसेस जब भी निर्गत होगा, चाहे वो सम्मन है, वारंट है, अटैचमेंट है, कुछ भी, उसका लेखा जोखा 2 अलग अलग जगहों पर निर्धारित हो रहा है। एक कोर्ट नायब जो कोर्ट न्यायालय में है और दूसरा कोर्ट नायब जो पुलिस थाना में है। 2 अलग अलग पंजियां संधारित की जा रही हैं। इसको हर महीने के अंत में रिकंसाइल भी किया जाएगा ताकि कोई एंट्री कहीं पर छुटी नहीं हो। जब ये कोर्ट नायब न्यायालय वाले ने जब कोर्ट नायब पुलिस थाना वाले को जब रिसीव करा दिया तो उसके बाद एसएचओ की जिम्मेवारी होगी कि वो उस प्रोसेस को इमीडिएटली किसी न किसी पुलिस ऑफिसर को एग्जीक्यूट या सर्व कराने के लिए, जैसा भी केस हो, वो किसी न किसी को पृष्ठांकित कर देंगे। उसके बाद जब उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा, उसकी एक रिपोर्ट फिर उसी चैनल से वापस न्यायालय में जमा होगी। पुलिस ऑफिसर सीधा न्यायालय में जमा नहीं करेगा। जो पुलिस ऑफिसर है किसी भी थाना में जिसने उसको सम्मन को सर्व किया है या वारंट को एग्जीक्यूट किया है,
वो उसकी सर्विस रिपोर्ट या सम्मन रिपोर्ट थाना के कोर्ट नायब को देगा, वो उसकी एंट्री करेगा। उसके बाद वो फिर न्यायालय के कोर्ट नायब को देगा, वो वहां पर उसकी एंट्री करेगा और फिर पीपी के माध्यम से या एपीओ के माध्यम से जो भी जिस कोर्ट में जिस स्तर के भी पदाधिकारी हैं उनके स्तर से उसको कोर्ट में समर्पित किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया में मंथली रिकंसाइल का सिस्टम भी रखा गया है ताकि किसी भी लेवल से कोई भी जो प्रोसेस कोर्ट से निर्गत हुआ है उसमें कोई त्रुटि नहीं रहे, कोई मिसमैच नहीं रहे। इसका एक प्रभाव हमें देखने को मिला पटना जिला में ही 2000 पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था फॉर्मल पुलिस ऑर्डर में लाने के पहले। तो पटना में जब इस सिस्टम को हम लोगों ने ट्राई करने का प्रयास किया तो 2024 में 2023 के मुकाबले में लगभग 3 गुना साक्षियों को कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सका इस मॉनिटरिंग के कारण। क्योंकि जब हम साक्षी को कोर्ट में उपस्थापित कर देंगे तो ट्रायल की प्रक्रिया ऑटोमेटिकली ही तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अभी इस पायलट प्रोजेक्ट को पूरे राज्य स्तर पर लाने का प्रयास किया गया पुलिस महानिदेशक के इनिशिएटिव से, और इसमें सभी पुलिस थानों पर, कोर्ट नायब के पास और इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक प्रोसिक्यूशन सेल खुला हुआ है वहां पर भी एक पंजी का संधारण होगा जिससे मंथली जो डाटा है वो सारा रिकंसाइल होता रहे और इसमें किसी भी प्रकार के मिसमैच की कोई गुंजाइश नहीं रहे। धन्यवाद। सर कितने पोस्ट की बहाली नया पोस्ट होगा या कैसे? ये कोई नया पोस्ट नहीं है, जो उपलब्ध पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस कर्मी हैं, उन्हीं में से पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। ये पद क्रिएशन नहीं है, पोस्ट का क्रिएशन नहीं है, केवल एक संज्ञा दी गई है उस पद को।